इंसान के साथ हो रहे अन्याय को न्याय व्यवस्था द्वारा न्याय देने की परंपरा हमेशा से चली आई है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने साथ हुए अन्याय के बाद न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जो लोग कानून को हाथ में लेकर अपना बदला खुद लेते हैं, उनकी समाज में दो तरह की छवि बन जाती है। दस्यु रानी फूलन देवी एक ऐसा ही नाम है जो सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसके बारे में कैसी राय बनाना उचित रहेगा। कुछ के लिए फूलन देवी सच में देवी थी, तो कुछ के लिए आज भी वह एक कुख्यात डकैत और कई लोगों को मारने वाली हत्यारन भी है। आखिर कौन है ये फूलन देवी? एक 10 साल की लड़की जो अपने बाप की ज़मीन के लिए लड़ गई थी, या एक बालिका बधू जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने रेप किया, फिर श्री राम ठाकुर के गैंग ने, या एक खतरनाक डाकू जिसने बेहमई गांव के 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर मार दिया था, या फिर उस चालाक औरत के रूप में जो शुरू से ही डाकुओं के गैंग में शामिल होना चाहती थी, वो औरत जिसकी ज़िंदगी पर फिल्म बनाकर उसका बलात्कार दिखाने वाले शेखर कपूर ने उससे पूछा भी नहीं था, या शायद एक पॉलिटिशियन के तौर पर जिसने 2 बार चुनाव जीता, या फिर एक औरत जो खुद से मिलने आए फैन शेर सिंह राणा को नागपंचमी के दिन खीर खिला रही थी, बिना ये जाने कि कुछ देर बाद यह आदमी उसे मार देगा। आज हम इसी फूलन देवी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम लाइव और मैं हूं आकाश। फूलन देवी के जीवन की शुरुआत होती है यूपी के जालौन से। जिला जालौन कानपुर झांसी रोड पर है। वैसे तो जिले का नाम ऋषि जालवान के नाम पर पड़ा था, लेकिन इस जिले का दुनिया से परिचय कराया 1960 के दशक में पैदा हुई एक लड़की ने। उस लड़की का नाम था फूलन। 10 अगस्त 1963 को गांव घूरा का पूर्वा में फूलन का जन्म हुआ था। परिवार काफ़ी गरीब था, जाति छोटी थी, लेकिन लड़की के तेवर बड़े थे। वह किसी के सामने न झुकती थी और न किसी से दबती थी। बात 1974 की है। उस समय फूलन करीब 10 साल की थी। तब पता चला कि सगे चाचा ने दबंगई से उसके पिता की ज़मीन हड़प ली है। ये जानकर वो चाचा से ही भिड़ गई। ज़मीन पाने के लिए धरने पर बैठ गई। इसके विरोध में चचेरे भाई ने फूलन के सिर पर ईंट से हमला कर दिया, लेकिन वो हार नहीं मानी, विरोध जताती रही। लेकिन थी तो वो एक मासूम लड़की ही। उम्र महज 10 साल की थी, मगर गुस्सा और तेवर बड़ों जैसे। ऐसे में घर वालों ने हाथों में बेड़ियां बांधने का सोचा। लड़कियों को बांधने का समाज में सबसे प्रचलित प्रथा रही है, हाथ पीले करने की। फूलन भी उसी फहरिस्ती में शामिल हो गई। 10 साल की उम्र में ही घर वालों ने जबरन शादी कर दी, वो भी उसकी उम्र से 35 से 40 साल बड़े आदमी से। न चाहते हुए भी वो बन गई बालिका वधू। थोड़ा विरोध किया, आंसू गिराए, लेकिन ससुराल तो जाना ही था। ससुराल पहुंची, न चाहते हुए भी पति से संबंध बनाने को मजबूर हुई, वैसे ही जैसे किसी छोटी लड़की से कोई अधेड़ बलात्कार करता है। ठीक उसी दर्द से फूलन भी गुजरी, लेकिन क्या कर सकती थी। समाज की खातिर वो चुप रही। सोचा समय के साथ सब ठीक होगा। यही सोचते हुए कुछ साल निकल गए, लेकिन दोनों पति पत्नी के उम्र का फासला कम नहीं हुआ। वो उस पति को सह नहीं पाती थी, ऊपर से घर के कामकाज का बोझ भी। वो मजबूत थी, दबंग थी, लेकिन उम्र भी तो कोई चीज़ होती है। महज 12-13 साल में कितना सहती। धीरे धीरे अब फूलन की तबीयत खराब होने लगी, इतनी खराब कि उसे मायके लौटने पड़ा। लेकिन मायके वालों को फूलन का इस तरह से घर लौटना अच्छा नहीं लगा। इसीलिए भाई ने कुछ समय बाद ही फूलन को फिर से ससुराल पहुंचा दिया। अब फूलन फिर से उसी जगह आ पहुंची जिसे वह काले पानी की सज़ा से भी बढ़कर मानती थी। लेकिन ये सज़ा उसकी उस समय और बढ़ गई जब पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी रचा ली है। इस बात से फूलन पूरे गुस्से में थी और आपत्ति भी जताई, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उधर उसके पति ने भी खूब फटकार लगाई और पति के दूसरी बीवी ने उसे खूब लताड़ा। मजबूर होकर वो अपने घर लौटी। अब वो बाहर ज़्यादा रहती थी। इसी बीच वह डकैतों के गैंग के संपर्क में आई, उनके साथ घूमने लगी। ये साथ उसे अच्छा लगने लगा। उसने बंदूक चलाना भी सीखा। हालांकि फूलन डाकुओं के संपर्क में कैसे आई, इसे लेकर किसी को पूरी जानकारी नहीं है। कोई कहता है कि वो अपनी मर्जी और मजबूरी में डाकुओं से जुड़ी, तो कोई कहता है कि डाकू जबरन उठा ले गए थे।
फुलन के जीवन पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में लिखा गया है कि वो 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गई थी। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फुलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों की भीड़ के सामने चाकू मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई। जाते जाते फुलन ने ऐलान भी कर दिया था कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फुलन की परिस्थितियां नहीं बदली थी। चंबल में ऐसा पहली बार हुआ था कि डकैतों के साथ कोई महिला जुड़ी थी। दिन रात साथ रहती थी, हंसती थी, घूमती थी। फिर धीरे धीरे वो डाकुओं के सरदार बाबू गुज्जर और उसके साथी डाकू विक्रम मल्लाह को पसंद आ गई। विक्रम मल्लाह अंदर ही अंदर बाबू गुज्जर का दुश्मन बन बैठा और आखिरकार ये दुश्मनी एक दिन गुस्से के रूप में बाहर आ गई, जिसका शिकार हुआ डाकुओं का सरदार बाबू गुज्जर। बाबू गुज्जर को शारीरिक भूख थी, जिसे मिटने के लिए वह लगातार कोशिशें करता रहा। पहले उसने फुलन को बहकाने की कोशिश की, पर जब वो कामयाब नहीं हुआ तो एक दिन उसने फुलन के साथ ज़बरदस्ती की। विक्रम मल्लाह, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने इसका विरोध किया। इसके बावजूद इसके सरदार नहीं माने और फुलन के साथ ज़बरदस्ती की। फिर विक्रम ने बाबू गुज्जर को गोलियों से भून डाला। राजा को मारने वाला ही राजा बनता है, तो डाकुओं के सरदार को मारने वाला भी सरदार बन गया और अब फुलन भी हमेशा के लिए विक्रम की हो गई। छोटी जाति की महिला के लिए बाबू गुज्जर की हत्या होना एक गैंग को नागवार गुजरा। वो गैंग था ठाकुरों का, जिसकी कमान श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर के पास थी। दोनों इस हत्या के लिए फुलन को दोषी मानते थे। अब दोषी मान लिया तो बदला लेना तो ठाकुर गैंग की फितरत थी। वो फुलन से बदला लेना चाहते थे, लेकिन जानते थे विक्रम मल्लाह ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए फूल को तोड़ने से पहले कांटे को निकालना जरूरी था और इसमें ठाकुर गैंग जुड़ गया। लिहाजा पहले विक्रम मल्लाह की हत्या होती है, फिर ठाकुर गैंग फुलन को अगवा कर लेता है। अपहरण के बाद फुलन को बेहमई गांव ले जाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बेहमई में 3 हफ्ते तक ठाकुरों ने फुलन से बलात्कार किया। ये कहानी फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखाई गई है, लेकिन इसमें कितना सच है इसकी पुष्टि आज तक नहीं हुई। इस बारे में फुलन से सवाल भी पूछा गया। तब जवाब में फुलन ने कहा था कि ठाकुरों ने उस वक्त मेरे साथ बहुत मजाक किया था। फुलन के इस जवाब के कई मायने आ सकते हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि कोई महिला खुद बलात्कार की बात को कैसे स्वीकार सकती है। खैर, घटना चाहे जो हुई हो, लेकिन ये बात तो सच है कि ठाकुरों ने 3 हफ्ते तक फुलन को अपनी कैद में रखा था। फुलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बेहमई में फुलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म ही नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके जिस्म को जानवरों की तरह नोचा। फुलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुना था। उसके साथ हो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को मिली, तो वे छुपते छुपाते मौके पर पहुंचे और फुलन को वहां से बचाकर ले गए। वहां से निकलने के कुछ दिन बाद ही फुलन ने अपने साथी मानसिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा कर गिरोह का पूरा गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फुलन देवी को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1981 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फुलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बेहमई गांव पहुंची। यहाँ एक शादी का आयोजन था जिसमें बाहरी गांव के लोग भी आए हुए थे। फुलन और उसके गिरोह ने बंदूकों के जोर पर पूरे गांव को घेर लिया तथा ठाकुर जाति के 21 मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फुलन के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहां न देखकर फुलन देवी बुरी तरह से बौखला गई। इस घटना के चश्मदीद और उन 21 लोगों के एकमात्र जीवित बचे चंदर सिंह हैं, जिन्होंने बाद में एक रिपोर्ट में बताया कि फुलन ने सबसे पहले पूछा कि लाला राम कहाँ है। उसके मन मुताबिक जवाब न मिलने के बाद उसने सभी को बैठने के लिए कहा, फिर खड़े होने के लिए। कई बार ऐसा करने के बाद अचानक से ही उसने अपने साथियों को फायर करने का आदेश दे दिया। सौभाग्य से चंदन सिंह अकेले ऐसे थे जो गोली लगने के बाद भी जिंदा रहे। बेमही नरसंहार के बाद फुलन बैंडिट क्वीन नाम से फेमस हुई।
लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लॉरियों को लूटना फुलन के गिरोह का मुख्य काम था। कुछ सालों तक यह चला, फिर वह किसी तरह से यह आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी अपनी शर्तें थीं। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसलिए अपनी पहली शर्त के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ही आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस करने को कहा जो उसके पिता से हड़प ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी देने की भी मांग की। पुलिस फुलन की दूसरी मांग को छोड़कर उसकी सारी शर्तों को मान लेते हैं। इस तरह फुलन ने 13 जनवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया। फुलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट तथा 18 अपहरण के मुकदमे चलाए गए। इन सभी मुकदमों की कार्यवाही में ही 11 साल बीत गए। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर से सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बनाया। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया। अपना अधिकांश जीवन बिहार और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फुलन ने राजनीति में जाने की राह बनाई। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा बनी। उसका 2 बार जीतना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह बना ली थी। किंतु कहते हैं ना, अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने फुलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना भी फुलन देवी से ही सीखा है। घटना के बाद पुलिस ने शेर सिंह राणा को गिरफ्तार कर लिया और 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन फुलन देवी की सोच और हिम्मत को वह खत्म नहीं कर पाया। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।